हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोड़ा। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा था, जिसके हमने सारे पोस्टुलेट्स जो उसके मेन पॉइंट्स थे उसको हमने देख लिया था और साथ ही उसको एक्सप्लेन भी कर लिया था। आई होप बच्चों आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और सारे पॉइंट्स को आपने समझ लिया होगा अच्छे से और उसको पढ़ लिया होगा। तो बच्चों, और भी पॉइंट्स जो आपको समझ में नहीं आए हैं उसको हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, उसके बारे में हम जैसे जैसे पढ़ेंगे। आपके टेट्राहेड्रल हो गया, उसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप उस तरह से आपकी ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे आपका क्रिस्टल क्षेत्र या फिर डी कक्षकों का विपाटन। मैंने आपको बताया था कि जो डी ऑर्बिट होते हैं वो क्या, उनमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, उनमें विपाटन होता है। तो वो विपाटन किस तरह से होता है बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो बच्चों, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स बनने पे वो कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे बनेगा? सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके पास क्या करेंगे, लिगेंड आएंगे। अब लिगेंड जिससे आते हैं तो लिगेंड क्या लेके आते हैं, अपना लोन पेयर लेके आते हैं। लोन पेयर लेके आते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो जैसे, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा कि सेंट्रल एटम मेटल जब भी कोई लिगेंड के साथ जुड़ेगा या फिर हाइब्रिडेशन करेगा तो वो क्या करेगा, पहले अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कौन लेके आ रहा है, लिगेंड लेके आ रहा है। तो लिगेंड इसके पास तो आएगा, बट साथ ही उसमें दो तरह के इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे। कौन कौन से काम करेंगे बच्चों? एक तो आपका न्यूक्लियस, जो सेंट्रल मेटल एटम का न्यूक्लियस है, उसका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर और साथ ही उसके खुद के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी लगेगा। तो ये दो, एक तो ये फोर्स हो जाएगा। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों, एक रिपल्शन फोर्स लगेगा सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो। और साथ ही लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के न्यूक्लियस के बीच में भी एक तरह का रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ये दो तरह के फोर्स काम करेंगे। एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, और एक आपका रिपल्शन फोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और दूसरा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में लगेगा। तो इस तरह के दो फोर्स काम करेंगे और इसके बाद ये दोनों ही फोर्स स्टेबल हो जाएंगे। दोनों फोर्स की जो कैपेसिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो बराबर हो जाएगी। उसके बाद आपका बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये बॉन्ड जो होगा वो आपका CFT शो करता है किस तरह से बनेगा वो। तो शुरू करते हैं आज की जो टॉपिक है आपका डी कक्षक का विपाटन, उसमें किस तरह से अपना जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो जो समझिएगा, सबसे पहले जैसे अपने पास एक मेटल है, बिना कुछ समझाए उसको वापस मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। जैसे मेटल है, इसके ऊपर इसने चार्ज कैरी कर लिया पॉजिटिव। अब लिगेंड आएगा बच्चों, लिगेंड के पास क्या, लोन पेयर है। लोन पेयर मीन्स नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन तो होगा ही। नेगेटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज किसका है, इसके न्यूक्लियस का। इसके न्यूक्लियस का, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। खींचने से ये लिगेंड इसके पास आएगा बच्चों। लिगेंड इसके पास आएगा तो आते ही इसके इलेक्ट्रॉन और मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन स्टार्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे। ये हम आप बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे समझिएगा। ये दो जो बॉन्ड बात कर रहे हैं, मतलब जो दो फोर्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे। एक तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। दूसरा रिपल्शन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, इसके बीच में जो लगेगा वो। इस तरह से इन दोनों, ये दोनों जब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ना तो इसमें रिपल्शन फोर्स ज्यादा रहेगा ना अट्रैक्शन फोर्स, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तब आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो यही मैं आपको वापस बता रहा हूँ। और जो लिगेंड में अपना होगा, लिगेंड में क्या होगा कि संकुल निर्माण में धातु तथा लिगेंड के बीच दो बल कार्य करेंगे। धातु और आपका हो जाएगा आयन, धातु आयन एवं लिगेंड को बिंदु आवेश मानते हुए उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल तथा धातु तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बल, ये दो तरह के बल काम करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लिख लेते बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझ में आ जाएगा और याद रहेगा, जिससे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि ये किस तरह से कक्षकों का विपाटन होता है। इसके बाद इसको लिखिए एक बार, क्या लिखेंगे हम बच्चों, संकुल निर्माण में संकुल निर्माण में संकुल निर्माण में
धातु तथा लिगेंड की धातु तथा लिगेंड की धातु तथा लिगेंड के बीच दो बल कार्य करते हैं के बीच दो बल कार्य करते हैं। कौन से दो बल कार्य करते हैं? दो बल कार्य करते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा बच्चों? लिखिएगा इसमें, धातु आयन एवं लिगेंड को धातु आयन। अब धातु को आयन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि जो मेटल है आपका वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, जिससे उसके ऊपर क्या चार्ज कैरी हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज कैरी हो रहा है, जिसलिए अपन उसको क्या कह रहे हैं? धातु आयन कह रहे हैं। तो धातु आयन एवं लिगेंड के बीच एवं लिगेंड के बीच लिगेंड के बीच लिगेंड को बिंदु आवेश, थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, लिगेंड को बिंदु आवेश मानते हुए उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल मानते हुए उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल एक तो ये लगेगा आपका आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, साथ ही दूसरा कौन सा बल लगेगा वो लिखिए बच्चों। कौन सा हो जाएगा आपका? धातु तथा लिगेंड के धातु तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल ये दो तरह के बल धातु और लिगेंड के बीच में लगेंगे। जबकि इनका क्या होगा, मतलब ये जब बॉन्ड बनाएंगे तब इनके जो बल लगेंगे वो लगेगा, एक तो आकर्षण बल लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इस तरह से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेंगे बच्चों। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे मैं आपको इसमें किस तरह से विपाटन होता है डी कक्षकों में उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने नोट कर लिया होगा ये। अब शुरू करते हैं, इसमें विपाटन कैसे होगा वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों मान लीजिए कि कोई भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास अनंत दूरी से कोई लिगेंड आ रहे हैं या फिर आया है लिगेंड। तो लिगेंड आया है तो लिगेंड क्या करेगा, या फिर किसी अपन कॉम्प्लेक्स की बात करें उसमें लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो जब भी किसी मेटल के पास कोई लिगेंड आता है तो लिगेंड जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसके चारों ओर सभी दिशाओं में इस तरह से फैल जाएंगे। अब फैल जाएंगे तो लिगेंड का जो मेटल है उसकी एनर्जी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे सारे लिगेंड आए क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी के हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले एक डायग्राम बना के बताया था, इसमें इस तरह का स्प्लिटिंग का, तो उसमें बताया था कि ये तो ग्राउंड स्टेट में आपके ऑर्बिटल है, जैसे इनके पास ये लिगेंड आएंगे बच्चों, ये वाले आपके जो लिगेंड आएंगे, लिगेंड आते ही ये क्या होंगे, सारे के सारे जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं या फिर इसके जो ऑर्बिट हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, हाई एनर्जी में चले जाएंगे और लिगेंड होंगे वो चारों ओर इसके तरफ गोलाकार स्थिति में कवर कर लेंगे। मेटल जैसे बीच में मेटल है, जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल के बीच में तो मेटल आएगा आपका और चारों ओर लिगेंड आ जाएंगे तो स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे। स्फेरिकल शेप में आते ही इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के सारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड होकर एक गोलाकार सममिति बना लेंगे, स्फेरिकल शेप बना लेंगे। स्फेरिकल शेप बनाने के बाद
डिपेंड करता है कि कोई जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो कौन से मतलब ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा है तो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं उसमें क्या होगा कि उसमें जो कक्षकों का विभाजन होगा वो मतलब सारे कक्षकों के ऊपर क्या होगा आपका लिगेंड आके जुड़ेगा, तो उनमें जो कक्ष विभाजन होगा वो बहुत कम होगा। बट जैसे अपन स्क्वायर प्लेनर की बात करें या फिर टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रॉन में क्या होगा, जो लिगेंड आएंगे वो कक्षों का, जैसे ये एक्सिस होगी अपन इसको एक्सिस मानते हैं और ये जो आपके ऑर्बिट हैं वो एक्सिस के बीच में बनने वाले आपके कौन से हैं, T2G हैं। T2G हैं तो लिगेंड इनके ऊपर जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे बच्चों, यहाँ पे जुड़ेंगे। मैं जहाँ डबल सर्कल कर रहा हूँ वहां पे जुड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और आपकी जो ईजी कक्षकों की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से इनमें कक्षकों का विभाजन होता है कि लिगेंड किस जगह पे आके मेटल से जुड़ रहे हैं, जिस जगह पे जिस पोजीशन में जिस डायरेक्शन में आके जुड़ेंगे वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, मेटल के पास से कोई लिगेंड आता है, मेटल के पास से कोई लिगेंड आ रहा है तो एक बार तो क्या होगा, सारे लिगेंड इसके चारों स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे, जिससे लिगेंड के जितने मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, गोलाकार समिति में आ जाएंगे, गोलाकार समिति में आ जाएंगे और ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में मतलब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे सारे ऑर्बिटल और सारे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या होगा कि जो ज्योमेट्री होगी कॉम्प्लेक्स की, जो ज्योमेट्री होगी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें जो आपका एनर्जी मतलब क्रिस्टल क्षेत्र का विभाजन है, डी कक्षक का विभाजन है वो कम होगा। बट जैसे आपका कोई दूसरा कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें क्या होगा, जो विभाजन होगा वो ज्यादा होगा। और इसी तरह से कक्षकों में विभाजन होता है बच्चों। तो इसको एक बार आप डायग्राम को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से इसमें दोनों लिगेंड जो अपन देखे हैं कि दो तरह के कक्षक होते हैं, T2G और आपके EG कक्षक। तो ये EG कक्षक कैसे बनते हैं और T2G कक्षक कैसे बनते हैं और इनको T2G कक्षक क्यों कहा जाता है और इनको EG कक्षक क्यों कहा जाता है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद ये जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है इसी को मैं एक बार थोड़ा सा लिखवा देता हूँ जिससे आपको रिमाइंड रहेगा और साथ ही फिर अपन आगे बढ़ेंगे और T2G और EG कक्षक को समझेंगे। अगर बच्चों आपने नोट कर लिया होगा तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। इसमें ये लिखते हैं इस थ्योरी को किस तरह से, कुछ कुछ थ्योरी बच्चों जैसे लिखनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको क्लास ले ही रहा हूँ। अगर अपना सेशन लंबा चलता है तो मैं कॉलेज में इसको रिपीट करा सकता हूँ, बट अगर अपना सेशन लंबा नहीं चलेगा तब मैं नहीं बता सकता कि मैं ये यूनिट जो यहाँ पे पढ़ा दी है वो मैं क्लास में रिपीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद जैसे ही अगर अपना सेशन स्टार्ट होता है तो मैं इन यूनिट को पहले नहीं पढ़ाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा, जो बच गई है उन यूनिट को। तो बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उनको कहिएगा कि आप वीडियो देखिए और वीडियो को देखते हुए आपके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, साथ ही आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और जैसे क्लासेस रीओपन होंगी, कॉलेजेस रीओपन होंगी, अपन अपनी क्लास को रेगुलरली कॉलेज में करेंगे और साथ ही सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं अभी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें मैक्सिमम आपकी 2 से 3 क्लासें आपकी बाकी रहेंगी जिसमें अपन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन इसकी स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ लेंगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी अपनी इसमें आपकी इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक में अपने एक यूनिट कर लिए और ये अपनी इनऑर्गेनिक की यूनिट चल रही है। तो इनऑर्गेनिक में अपना स्टार्टिंग हुआ, मैं सॉरी सेकंड ईयर का बोल दिया था, उसमें भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, इसलिए उसमें 3 क्लासें बाकी हैं। बट ये अपना थोड़ा लंबा चलेगा जिसमें अपना जॉइंट इफेक्ट वगैरह है, तो इसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो ये जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसको वापस क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे आप मन से पढ़िए और ध्यान से इसको बुक को साथ में रखते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और साथ ही टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। डी कक्षकों का विभाजन डी कक्षकों का विभाजन डी कक्षकों का विभाजन 2 पदों में संपन्न होता है। 2 पदों में संपन्न होता है। 2 पदों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, संपन्न 2 पदों में संपन्न होता है। 2 पदों में संपन्न होता है
पहले जैसे मैंने बताया आपको पहले कि जैसे कोई एटम पास ग्राउंड स्टेट में रहेगा, उसके पास जैसे लिगेंड आएंगे स्फेरिकल शेप ले लेंगे कुछ इस तरह से, स्फेरिकल शेप ले लेंगे। इसके बाद इसके कक्षकों में अलग तरह के पार्शियल विभाजन होगा, जिसमें एक ग्राउंड स्टेट की और एक हाई स्टेट के एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल बनेंगे। तो यही मैं आपको वापस यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ। तो इस डायग्राम को भी आप इसके नीचे बना लीजिएगा, मैं वापस बना दूंगा इसको एक बार। तो एक बार ये थ्योरी लिख लेते हैं। पहले तो सभी लिगेंडों को 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 गोलाकार सममित गोलाकार सममित गोलाकार सममित मानते हुए गोलाकार सममित मानते हुए गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र से क्रिस्टल क्षेत्र से गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र से सभी डी कक्षक समान रूप से सभी डी कक्षक समान रूप से सभी डी कक्षक समान रूप से अधिक ऊर्जा वाले हो जाएंगे, समान रूप से अधिक ऊर्जा वाले हो जाएंगे। ऊर्जा वाले हो जाएंगे और तदुपरांत, और इसके बाद भी लिख सकते हैं आप, मैं थोड़ी किताब की लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ। तदुपरांत लिगेंडों की वास्तविक व्यवस्था, तदुपरांत लिगेंडों की मतलब जो कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग लिगेंडों की वास्तविक लिगेंडों की वास्तविक व्यवस्था लिगेंडों की वास्तविक व्यवस्था के अनुरूप उनका विपाटन होता है, उनका विपाटन होता है, चूंकि धातु कक्षकों का यह विपाटन लिगेंडों के यह विपाटन लिगेंडों के चूंकि धातु कक्षकों का यह विपाटन लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से होता है की वजह से होता है, इसलिए
होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र का इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र का क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन कहते हैं। विपाटन कहते हैं तथा विपाटित कक्षकों की विद्युत ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तथा विपाटित कक्षकों विपाटित कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर को विपाटित कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जो हमने कल पढ़ी थी डेल जीरो, उसके बारे में वापस डिस्कस कर रहे हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। बच्चों ये लिखने का एक ही रीजन है कि आप साथ में इस मतलब ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स को प्रिपेयर कर लें और अच्छे से समझ जाएं। आपको बाद में इस टॉपिक को वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों समझिएगा, डी कक्षकों विपाटन दो पदों में संपन्न होता है। पहले तो सभी लिगेंडों को गोलाकार सममित मानते हुए गोलाकार क्रिस्टल से सभी डी कक्षक समान रूप से अधिक ऊर्जा वाले हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में फिर ऊपर जाके हायर स्टेट में होंगे। उसके बाद इनमें दो तरीके से विपाटित हो जाएंगे। तो जो गोलाकार समिति बनेगी वो हायर ऊर्जा में जाएंगी, तब बनेगी। गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में से सभी डी कक्षक समान रूप से अधिक ऊर्जा वाले हो जाएंगे और तदुपरांत लिगेंडों की वास्तविक व्यवस्था के अनुरूप उनका विपाटन हो जाएगा। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, विपाटन हो जाएगा। चूंकि धातु कक्षकों का यह विपाटन लिगेंडों की क्रिस्टलों की वजह से होता है। क्योंकि धातु कक्षकों का विपाटन लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तथा विपाटित कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। आई होप बच्चों क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और डी कक्षकों का विपाटन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इसके आगे का जो टॉपिक है मैं आज कराने वाला था, बट कुछ इशू की वजह से मैं आज नहीं करा पाऊंगा। तो कल की क्लास में इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम करेंगे, जिसमें हम डी कक्षकों के जो दो टाइप पढ़े हमने, T2G और EG, किस तरह से बनते हैं और उनको T2G क्यों कहते हैं या फिर EG क्यों कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।